नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 22 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और प्रिय छात्रों, आप लोगों से एक निवेदन है कि हम जो लास्ट में आपको प्रश्न देते हैं, प्लीज आप लोग उसका उत्तर जरूर दें। तो आइए सत्र को प्रारंभ करते हैं और पहला टॉपिक है जो कि सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर सामाजिक न्याय से लिया गया है। तो दोस्तों, एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेव्ड। तो दोस्तों, इस आलेख में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कि बाल दुर्व्यवहार और इन बच्चों को बचाने, चूंकि ऑनलाइन की इस लड़ाई में इन बच्चों को हम कैसे बचाएंगे, और इसमें जो है बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऑपरेशन मेघ चक्र, इसमें बात की जाएगी। ऑपरेशन कार्बन क्या है और बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानून क्या हैं हमारे देश में, जो कि वर्ष 2012 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके साथ साथ हम लोग बच्चों के शोषण यानी बाल यौन शोषण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, पिछले महीने केंद्रीय अखिल भारतीय अभियान मेघ चक्र के तहत पूरे भारत में तलाशी ली थी, और यह इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से प्राप्त जानकारी पर आधारित था। तो दोस्तों, 2021 की बात है जब सीबीआई द्वारा ऑपरेशन कार्बन नाम से एक और समान अभ्यास कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें कई पर आईटी अधिनियम 2000 के तहत मामले को दर्ज किया गया था। दोस्तों, भारत में हालांकि निजी तौर पर वयस्क पोर्नोग्राफी देखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तलाश करना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना या आदान प्रदान करना, यह जो है आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध। हालांकि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी तीसरे पक्ष के डेटा के लिए दायित्व से छूट दी गई है, यदि वे प्रसारण शुरू नहीं करते हैं तो। चूंकि ऑनलाइन CSAMS यानी बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अभी बहुत कम है और स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की कोई प्रणाली नहीं है, तो भारत की प्रवर्तन एजेंसियां अपेक्षित जानकारी के लिए विदेशी एजेंसियों पर काफी हद तक निर्भर हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटिश मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी द नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी NCMEC संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कि संदिग्ध बाल यौन शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट करता है, और यह NCMEC ISP को ऑनलाइन CSAM यानी बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को ब्लॉक करने के लिए भी यह सूचित करता है। दोस्तों, 2021 में साइबर टिप लाइन को यूएस की मेजबानी और संदिग्ध CSAM की 29.3 मिलियन से अधिक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में CSAM पर विशेष ध्यान देने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेट उद्योग द्वारा स्थापित एक लाभकारी संगठन जिसका नाम है इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के मिशन में भी CSAM की उपलब्धता को बाधित करना शामिल है। तो यूके में होस्ट की गई ऐसी सामग्री को हटाना IWF विश्लेषकों को सक्रिय रूप से आपराधिक सामग्री की खोज करने के लिए संलग्न करता है, न कि केवल बाहरी स्रोतों की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी तरह से इन होप 50 हॉटलाइन यानी 46 सदस्य देशों का यह वैश्विक नेटवर्क जनता को गुमनाम रूप से CSAM की रिपोर्ट करने का एक तरीका प्रदान करता है। और इस तरह से 2021 में आदान प्रदान की गई सामग्री URL की संख्या 9,28,278 थी, जिनमें से 4,43,705 में अवैध सामग्रियां थीं। और इस तरह से नोटिस और हटाने के आदेश के 3 दिनों के भीतर सभी अवैध सामग्री URL में से लगभग 72% इंटरनेट से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, भारत ने अभी तक क्या प्रयास किया है? तो भारत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय श्रेया श्रृंगल यानी 2015 का के विषय में आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) को
पढ़ा, जिसका अर्थ है कि आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर केवल अदालत के आदेश की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर या द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उपयुक्त सरकार अवैध सामग्री तक पहुंच को हटा या अक्षम कर सकती है। तो इस प्रकार आईएसपी को किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट दी गई है। इसी तरह से मुंबई स्थित आरंभ इंडिया एक गैर सरकारी संगठन है। इसने इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के साथ भागीदारी की और बाल शोषण की छवियों और वीडियो की रिपोर्ट करने के लिए सितंबर 2016 में भारत का पहला ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और इन रिपोर्टों का मूल्यांकन इंटरनेट वॉच फाउंडेशन विश्लेषकों की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाता है और आपत्तिजनक यूआरएल को इसकी अवरुद्ध सूची में जोड़ा जाता है। दोस्तों 2018 तक पोर्टल पर प्राप्त 1182 रिपोर्टों में से 122 में CSAM पाया गया था। इसी तरह से गृह मंत्रालय ने बाल पोर्नोग्राफी और बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए 2018 में एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया था। यह सुविधा हैदराबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन प्रज्वाला द्वारा दायर एक जनहित याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में विकसित की गई थी, जो यौन तस्करी से बचे लोगों को बचाती है और उनका पुनर्वास करती है। चूंकि चाइल्ड पोर्न और बलात्कार के कई मामले सामने नहीं आते थे, बाद में पोर्टल को सभी प्रकार के साइबर अपराध के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अप्रैल 2019 में NCMEC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि भारत में CSAM अपलोड या साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सुविधा के लिए साइबर टिप लाइन रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। तो इस तरह से NCRB को 2 मिलियन से अधिक साइबर टिप लाइन रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। दोस्तों जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की तदर समिति ने जनवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर इनके प्रभाव पर व्यापक सिफारिशें की हैं। विधायी मोर्चे पर समिति ने न केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा को व्यापक बनाने की सिफारिश की है, बल्कि सक्रिय निगरानी, अनिवार्य रिपोर्टिंग और आईएसपी द्वारा CSAM को हटाने या अवरुद्ध करने की भी सिफारिश की है। और तकनीकी मोर्चे पर समिति ने इंड टू इंड इंक्रिप्शन को तोड़ने की अनुमति देने, डार्क वेब जांच के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके उपकरण विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी बनाने, क्रिप्टो मुद्रा लेन देन में लगे उपयोगकर्ताओं की पहचान का पता लगाने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन खरीदने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान को रोकने के लिए वित्तीय सेवा कंपनियों के साथ संपर्क करना भी जरूरी है। तो दोस्तों इस पर रोक लगाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? तो दोस्तों बाल यौन शोषण सामग्री यानी मॉडल विधान और वैश्विक समीक्षा पर इंटरनेट सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के 9वें संस्करण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 30 से अधिक देशों को अब आईएसपी द्वारा CSAM की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। तो हैरानी की बात यह है कि भारत भी सूची में शामिल है, हालांकि कानून ऐसी अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए प्रावधान नहीं करता है। तो अब समय आ गया है कि भारत को भी इन होप में शामिल होना चाहिए और इंटरपोल की सुरक्षित IT अवसंरचना का उपयोग करने के लिए अपनी हॉटलाइन स्थापित करनी चाहिए या इंटरनेट वॉच फाउंडेशन और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी NCMEC जैसी एक स्वतंत्र सुविधा स्थापित करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वित्तीय कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए। तो अब यह समय आ चुका है। तो दोस्तों यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम भी भारत में है, ये 2012 में आया था। तो बच्चे समाज का चूंकि कमजोर वर्ग होने के कारण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन संबंधित दुरुपयोगों के लिए शीघ्र प्रभावित होने वाले होते हैं। तो पोस्को एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न यौन संबंधी अपराधों से बचाना है तथा त्वरित निर्णय के लिए विशेष अदालत का गठन करना है ताकि यौन अपराधियों को सख्ती से सजा मिल सके। और इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार के यौन अपराध माने जाते हैं, जिसमें भेदन यौन हमला जिसे धारा 3 के तहत रखा गया है, उत्तेजित भेदन यौन हमला धारा 5
5 के तहत, यौन हमला धारा 7 के तहत रखा गया है और उत्तेजित यौन हमला धारा 9 तथा यौन उत्पीड़न धारा 11 इसमें प्रावधान है। तो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बार बार या लगातार पीछा करना, निगरानी रखना, सीधा इलेक्ट्रॉनिक व अंकीय या किसी साधन से बालक से संबंध स्थापित करना यौन उत्पीड़न है, जो कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार किसी बालक को अश्लील सामग्री के लिए प्रयुक्त करना, जैसे यौन अंगों का प्रदर्शन करना, उत्तेजित यौन कार्य में बालक को संलिप्त कर प्रयोग करना, बालक का अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन करना भी इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपराध है। दोस्तों, पॉस्को एक्ट में जो सजा का प्रावधान है, अधिनियम की धारा 4 के तहत भेदन संबंधी यौन आक्रमण के लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, अधिकतम आजीवन कारावास की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह से दोस्तों, धारा 6 के अंतर्गत उत्तेजित भेदन यौन हमले में के लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो इस तरह से 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा सहित अधिक कड़ी सजा देने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 10 पर। सामान्य अध्ययन के इसको कृषि के अंतर्गत हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल के तहत हम लोग चर्चा करेंगे कॉफी उद्योग पर संकट जो मंडरा रहा है। और दोस्तों, कॉफी उद्योग यानी कॉफी के उत्पादन में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, यहाँ भारत की जो समस्या है कम उत्पादकता और उत्पादन की उच्च लागत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कॉफी संवर्धन एवं विकास जो अधिनियम है, और इसमें हम लोग बात करेंगे 1942 का अधिनियम, इसके साथ साथ 2022 में जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में, और साथ में बात करेंगे भारत में कॉफी की खेती कैसे होती है, इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए और इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सितंबर में मूसलाधार बारिश ने कर्नाटक में कॉफी के पौधों को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, यानी भारत का 2/3 से अधिक कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। और दोस्तों, भारत कॉफी का उत्पादक जो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। तो दोस्तों, कॉफी भारत में जो है 3 प्रजातियां उगाई जाती हैं, कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्टा और कॉफी लाइबेरिका। तो दोस्तों, कर्नाटक के साथ साथ भारत में केरल और तमिलनाडु में भी कॉफी का उत्पादन होता है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड के फूलों के बाद के अनुमान के अनुसार 2022 में फसल वर्ष के लिए उत्पादन 3,93,400 मीट्रिक टन अनुमानित था, लेकिन चरम जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यह लगभग 30% कम होने का अनुमान है। जबकि दोस्तों, भारतीय कॉफी का उत्पादन का 75% से अधिक निर्यात किया जाता है। तो अब ऐसे में निर्यात की समस्या आएगी। तो अन्य उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात की जाने वाली कॉफी की तुलना में भारतीय कॉफी की लागत प्रतिस्पर्धात्मक पर इसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि छोटे और मध्यम आकार के जो उत्पादक हैं हमेशा संपार्श्विक प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते और ब्याज दरें लगभग 12% से अधिक होती हैं, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरें नगण्य हैं, तो अधिकतर एकल अंकों में। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनपुट की लागत और श्रम की लागत लगातार बढ़ रही है और यह कुशल वृक्षारोपण व्यय का 60% से 70% तक है। तो दोस्तों, भारत में क्या है, स्थिति की कम उत्पादकता और उत्पादन की उच्च लागत है। तो भारत में जो कॉफी का उत्पादन कम है, जबकि अन्य कॉफी देशों जैसे वियतनाम, ब्राजील, तो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इन देशों की तुलना में उत्पादन की लागत भारत में बढ़ रही है। क्योंकि ब्राजील में जो श्रम शुल्क है पूरी उत्पादन लागत का 25% है, लेकिन भारत में बागान मालिकों का कहना है कि उनका हिसाब लगभग 65% है। तो मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादन की लागत को कुछ हद तक कम करना संभव है, लेकिन भारत के कॉफी इलाके और स्थलाकृति इस संभावनाओं को सीमित कर देती हैं। साथ ही भारतीय कॉफी की एक अनूठी स्थिति है कि वह छाया में उगाई जाती है और भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, यानी पहाड़ी ढलानों पर होता है,
जबकि अन्य देशों में समतल मैदानों में भी यह कॉफी उगाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से प्रति एकड़ उत्पादन की लागत 5 साल पहले के जो 50,000 रुपए से बढ़कर अब 80 से 85,000 रुपए हो गई है। तो कॉफी एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का यह कहना है कि एक साल में उर्वरक और कृषि रसायन जैसे कॉफी के इनपुट की लागत में लगभग 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से श्रम की कमी तेजी से बढ़ रही है और दोस्तों इसके साथ साथ गर्मी के महीनों में बागानों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इससे सिंचाई भी महंगी हो जाती है क्योंकि डीजल की कीमत अधिक होती है। तो इनपुट की उच्च लागत उत्पादन की उच्च लागत की ओर ले जाती है, जो काफी उत्पादकों के लिए प्रमुख समस्या बना हुआ है। तो यह कॉफी की खेती को अव्यावहारिक बनाता है। पहले उत्पादन की लागत सालाना 4 से 5% बढ़ती थी, लेकिन अब यह सालाना कम से कम 20% बढ़त हो जा रही है। तो इस तरह से यह समस्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 80 साल पुराने कॉफी अधिनियम को नए कॉफी संवर्धन विकास विधेयक 2022 में बदलने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों कॉफी अधिनियम 1942 में क्या प्रावधान थे? तो इसमें जो है कॉफी अधिनियम 1942 को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संघर्षरत भारतीय कॉफी उद्योग को युद्ध के कारण हुई आर्थिक मंदी से बचाने के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि कॉफी उद्योग के विकास के लिए प्रदान करना था। चूंकि उपकर समिति जो कि 1935 में गठित की गई थी, उद्योग के सामने आने वाले संकट से निपटने में सक्षम नहीं थी, इसलिए सरकार ने कॉफी बोर्ड का गठन किया था और बोर्ड को विपणन, उपभोग को बढ़ावा देने, वित्त और अनुसंधान तथा विकास में उद्योग का समर्थन करने का काम सौंपा गया था। तो दोस्तों इस कानून को खत्म करने के पीछे कारण यही था क्योंकि यह अधिनियम अनावश्यक और अप्रतिबंधात्मक हो गया था, यह विकास में बाधक हो गया था और इसको सुगम बनाने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि कॉफी संवर्धन विकास अधिनियम 2022 लाया गया। तो नए विधेयक का उद्देश्य कॉफी बोर्ड के कार्यों के कई नए क्षेत्रों को संबोधित करना है। तो इसका उत्पादन, अनुसंधान, विस्तार, गुणवत्ता सुधार, कॉफी को बढ़ावा देने और कॉफी उत्पादकों के कौशल विकास के लिए समर्थन इसमें शामिल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से कई गतिविधियां मूल रूप से कॉफी बोर्ड के अधिदेश में शामिल नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इसके कार्यों और शक्तियों में शामिल करने की जरूरत है। तो इस तरह से यह नया कानून मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय कॉफी की बिक्री और खपत को बढ़ावा देने से यह संबंधित है, जिसमें कम सरकारी प्रतिबंधों के साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं और इसका उद्देश्य भारतीय कॉफी उद्योग को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए और अधिक आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों भारत में कॉफी की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत दुनिया के 80 कॉफी उत्पादक देशों में 6वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील है, वह 150 वर्षों से पहले स्थान पर काबिज है। तो भारत में रोबस्टा, अरेबिका, लाइबेरिका यह तीनों प्रजातियां उगाई जाती हैं। तो दोस्तों हालांकि भारत की जो रोबस्टा और अरेबिका है, वैश्विक मांग बहुत है। तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी कॉफी की खेती छाया और हाथ से चुनी तथा धूप में सुखाई जाती है। दोस्तों वर्तमान में इसमें कम से कम 3 लाख किसान इसमें शामिल हैं और इसका उत्पादन की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक दक्षिणी राज्यों में, उसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में करीब 54% अकेले उत्पादन करता है और 19% केरल उत्पादन करता है तथा 8% तमिलनाडु उत्पादन करता है। तो यह जो है जैसे चिकमंगलुरु, कोडगु, कुर्ग, वायनाड, सेवराय हिल्स, नीलगिरी को कवर करते हुए दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में यह पारंपरिक रूप से उगाया जाता है। तो भारत का लगभग 70% कॉफी निर्यात किया जाता है और वो भी कहाँ? यूरोपीय और एशियाई बाजारों में। तो दोस्तों इसके उत्पादन के लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए? तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके पकने का समय जो शुष्क मौसम
आवश्यक है। दोस्तों, इसमें क्या है, रुका हुआ पानी इसके लिए हानिकारक होता है और फसल समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर यानी पहाड़ी ढलानों पर यह उगाई जाती है। तो अच्छी तरह से सूखा हुआ दोमट जिसमें ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिजों की अच्छी मात्रा होती है और कॉफी की खेती के लिए यह आदर्श होते हैं। और दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा तथ्यात्मक है कि ब्राजील जो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, तो ब्राजील में सेंटोस शहर का नाम सुना होगा, जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। और वहाँ का जो साओ पोलो सिटी है, याद रखना, जो कि ब्राजील का मैनचेस्टर भी उसे कहा जाता है, कॉफी मंडी के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर यमन में जो कॉफी पाई जाती है वह मोचा नामक कॉफी पाई जाती है, जैसे कॉफी अरेबिका, कॉफी लाइबेरिका, कॉफी रोबस्टा, तो यमन में मोचा कहते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पेज नंबर 1 और 10 पे आया हुआ है, इसको हम पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। तो क्या गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गए हैं। अटकलें यही हैं कि यह लुप्तप्राय पक्षी भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क से, जो कि जैसलमेर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उड़ गए। तो सुरक्षा की कमी और बड़े पैमाने पर शिकार के कारण पाकिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह संरक्षित है। तो राजस्थान में इसकी लगभग 150 संख्या है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का 95% कवर करता है। तो दोस्तों, 2019 में देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा निष्पादित एक परियोजना के माध्यम से जीआईबी के कैप्टिव प्रजनन को डीएनपी में लिया गया था। तो डीएनपी में 24 जीआईबी चूजों का पालन किया जा रहा है, जो हौबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा समर्थित एक टीम है, जो कि कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए जो किए गए उपाय हैं कि प्रजाति की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के लिए तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा जाता है और इस तरह से उनको बचाया जाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी परियोजना, वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से समन्वय स्थापित करके इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से संरक्षण प्रजनन सुविधा, तो इस तरह से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने भी जून 2019 में जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा की भी स्थापना की है। इसी तरह से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रजातियों के लिए प्रजनन बाड़ों के निर्माण और इसके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल उपाय, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीवों पर विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत पारेषण संरचना के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों को सुझाव देने के लिए कार्यबल गठित किया गया है। दोस्तों, क्योंकि यह अक्सर विद्युत लाइनों से टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हो जाते हैं, तो दोस्तों व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप यह पक्षी काफी खतरे में है। यही कारण है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीवों पर विद्युत पारेषण लाइनों के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपायों का सुझाव देने के लिए कार्यबल गठित किया जा रहा है। तो इस तरह से इन जिस क्षेत्र में यह पक्षी पाए जाते हैं वहां ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत रखा जाए, तभी इनको बचाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 11 पर। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर शासन से जोड़ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटर इनटू ब्रॉडकास्टिंग ऑन देयर ओन, INB मिनिस्ट्री, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का कहना है। तो दोस्तों, केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग या उनकी संबद्ध संस्थाओं
को भविष्य में प्रसारण गतिविधियों के प्रसारण या वितरण पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं उन्हें सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के माध्यम से इसे पूरा करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर प्रसार भारती का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। दोस्तों, प्रसार भारती क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त निकाय है। तो प्रसारण सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं को 31 दिसंबर 2023 तक इसे खुद को निकालने के लिए कहा गया है। तो ट्राई की सिफारिश यही है कि बंगाल क्रिकेट संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून मंत्रालय की कानूनी राय को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की गई थी और यह आंध्र प्रदेश सरकार के ITPTV के अलावा तमिलनाडु के कालवी टीवी और अरसू केबल को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, 2012 में ट्राई ने यही सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारों, उनकी कंपनियों, उपक्रमों, निजी क्षेत्रों के साथ संयुक्त उद्यम और सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के प्रसारण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रसार भारती चूंकि एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है और इसके महत्व को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। तो प्रसार भारती अधिनियम 1990 क्यों आया? तो प्रसार भारती ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को सरकार के चंगुल से मुक्त प्रसारण के लिए ही बनाया गया था, यानी इस पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रसार भारती निगम का उद्देश्य है कि जनता को अवेयर करना, शिक्षित करना, उनको मनोरंजन देना, इसके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है। तो धारा 12(3)A में यही कहा गया है कि प्रसार भारती यह सुनिश्चित करती है कि प्रसारण एक सार्वजनिक सेवा के रूप में आयोजित किया जाए। तो इस तरह से प्रसार भारती एक्ट क्यों लागू किया गया? तो दोस्तों, यह आपातकाल के दौरान, यानी 70 के दशक में जब आपातकाल लगा था, तो उस समय कैप्टिव संसद ने सरकार की प्रसारण एजेंसी का दुरुपयोग किया था। तो इस तरह से 1978 में आपातकाल के बाद एक पैनल का गठन किया गया जो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निगम की आवश्यकता पर उसने जोर डाला। तो इसने आकाश भारती या अखिल भारतीय रेडियो दूरदर्शन के लिए राष्ट्रीय प्रसारण ट्रस्ट के गठन की सिफारिश कर दी थी और इस तरह से 1979 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए प्रसार भारती नामक एक ऑटोनॉमस बॉडी के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन यह विधेयक समाप्त हो गया था। फिर 1982 में दूरदर्शन की प्रोग्रामिंग के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई। तो समिति ने दूरदर्शन में कार्यात्मक स्वतंत्रता की कमी पर जोर दिया और बाद में इस तरह के विचार करते हुए विधेयक को 1990 में पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से इस निकाय की स्वायत्तता की सीमा क्या है? तो इसमें दोस्तों, पदेन जो सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य को छोड़कर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इसमें इस नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो अधिनियम यही बताता है कि CEO बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के यह अधीन होगा, ना कि केंद्र सरकार के। तो दोस्तों, धारा 22 केंद्र को निर्देश जारी करने की शक्ति देती है जिसे वह सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को प्रसारित नहीं करने के लिए भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के हित में आवश्यक समझ सकता है। तो यह जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यही माना जा रहा है, इसमें विपक्ष के द्वारा आक्षेप लगाया जा रहा है कि प्रसार भारती में भी, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, उस पर सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप जारी है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए यह लेख आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने शुक्रवार को सुबह 9:45 पर उड़ीसा के तट यानी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर याद रखेंगे अग्नि प्राइम यानी अग्नि P के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस मिसाइल का परीक्षण, सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, यह एडवांस वेरिएंट है। तो इस मिसाइल को कहां से? अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर है और यह 1.5 टन तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है और यह मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंट्री व्हीकल है से तकनीक है। तो यह एक साथ कई जो है टारगेट को भेद सकता है और भारत के पास पहले से ही अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक के मिसाइल मौजूद हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इटली में जियोर्जिया मेलोनी ने सरकार बनाई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धुर दक्षिणपंथी नीति गठबंधन मिला है, यानी कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिणपंथी सरकार का गठन हुआ है। कहां? इटली में। ये तो रही खबर।
दोस्तों इटली को अगर हम मानचित्र के आधार पर देखते हैं तो इसके एक तरफ एड्रियाटिक सागर है, एक तरफ टायरेनियन सी है, यानी यह पूरा भूमध्य सागर का ही भाग है। यहाँ पर देख सकते हैं यह कोर्सिका द्वीप है, यह सार्डिनिया द्वीप है। यह कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का कब्जा है और यहाँ पर बीच में एक जल संधि है, इसे याद रखिएगा, बेनिफेसियो जल संधि। दोस्तों इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है, जो कि कस्पिड डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पर आप देख सकते हैं माउंट ब्लांक जो चोटी है, यह फ्रांस और इटली के बाउंड्री पर स्थित है। मिलान जिसे कि इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहीं पर स्थित है। वेनिस शहर भी देख सकते हैं, एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं, यह भी तट पर स्थित है। दोस्तों यहीं पर देख सकते हैं वेटिकन सिटी भी यहीं पर है, इटली में ही है, जहां पर पोप रहते हैं। यह पो नदी से इटली की गंगा कहा जाता है दोस्तों, पो नदी को, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैपिंग जरूर करिएगा। और इस तरह से अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है लेकिन फिर भी यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का कॉफी उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा, इस संकट से बाहर निकलने के संभावित उपायों पर जोर देते हुए विस्तार से इसे बताएं। तो दोस्तों इसको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस लेख में हमने डिस्कस किया है, आप यहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए आप लोगों का पहला प्रश्न है, कॉफी के उत्पादन में भारत के 3 बड़े राज्यों का नाम बताएं। इसके साथ साथ विश्व में कॉफी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली की जो स्थलीय सीमा है किन किन यूरोपीय देशों को स्पर्श करती है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।